हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, सामान्य हिंदी, जो कि यूपी पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए या एक दिवसीय जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेगमेंट हो गया है। पेट के एग्ज़ाम में भी हिंदी का बड़ा रोल बढ़ गया है। उसमें भी एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली जो हुए हैं पेट के एग्ज़ाम, उसमें भी कुछ हिंदी के पार्ट्स आए हुए क्वेश्चन हैं, लगभग 15 क्वेश्चन थे हिंदी से। तो हिंदी उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इस आधार पर इसके जितने भी आयोग की परीक्षाएं होती हैं उसमें एक बड़ा रोल अदा करता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि समीक्षा अधिकारी में स्पेशली आप देखें तो 60 नंबर के आपके 60 नंबर का हिंदी ही आता है प्री में। मेंस में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये उस रूप में मिलता है और साथ ही साथ आपको वहाँ पर लेटर राइटिंग वगैरह मिलती है, पैसेज वगैरह मिलते हैं। तो हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है समीक्षा अधिकारी में भी। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो प्रॉपर पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो, एक महत्वपूर्ण सेगमेंट हिंदी होता है। हिंदी अगर देखा जाए, अगर सही सिस्टमेटिक वे से हम देखें तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें ग्रामर की चीज़ें होती हैं और ग्रामर सहजता से लोगों को समझ में आ जाती है। तो वो स्कोरिंग नंबर होते हैं, आपको काफ़ी स्कोर हो जाता है इससे। आज हम लोग इसी क्रम में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हिंदी की पहली क्लास हम लोगों की होगी। ये आप लोगों को हर कंपटीशन के लिए बड़ी उपयोगी कक्षा बनेगी, उम्मीद करता हूँ ऐसी। आज सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक तौर से हम किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ होती है कि उसका प्रोनंसिएशन क्या है, कैसे उसका उच्चारण के आधार पर, और साथ ही साथ उसके अल्फ़ाबेट जो हैं उनके अक्षरों को जानना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हम लोग पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे, जो हमारे कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, यानी कितने स्वर और कितने व्यंजन हमारे हैं। ये चीज़ें देखने के साथ ही स्वरों का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन के क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष वर्डों के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में स्वरों का जो क्लासिफिकेशन कई भागों में किया गया है, विवृत स्वर, संवृत स्वर, ठीक है, अर्धविवृत स्वर, इस तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ क्लासिफिकेशन इसमें आता है जो एग्जाम्स में मोस्टली आता ही रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी को। हिंदी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले अल्फ़ाबेट में देखते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। और बेसिकली सबको पता होता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही हिंदी है, तो हमको काफ़ी हद तक इसके बारे में सहजता होती है और लगभग कमोबेश सब कुछ हमको आ रहा होता है। देखते हैं पहले कहाँ तक क्या आता है, इसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली देखिए। आप देखेंगे तो स्वरों के बारे में देखिए क्या होता है ना, कि एक तो आपका जो प्रोनंसिएशन होता है, उच्चारण जो हमारा होता है, उच्चारण के आधार पर, और एक मात्रा यानी कि बोलने की जो बोलते हैं हम, और एक तरह से कहीं लिखने की जो शैली है, उसके आधार पे थोड़े से क्लासिफिकेशन में डिफरेंसेज आएंगे। जैसे मतलब आप देखेंगे कि जो स्वर हमारे हैं, तो पहले हम लोग जानते हैं स्वर कितने हैं, फिर व्यंजन, फिर एक एक डिटेल देखेंगे, वरना भी हो सकता है आप थोड़ा सा समझने में सुविधा हो। तो पहले हम लोग देखते हैं स्वर कौन कौन से हैं और एक्चुअल में स्वरों की संख्या क्या है। जो हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आए हैं वही सारे स्वर होते हैं, या एक्चुअल में यहाँ पर स्वरों का क्लासिफिकेशन अलग है। जैसे वर्ड में कितने स्वर हमारे हैं और कितने व्यंजन हैं, अगर देखें तो उसमें आपको बताना होगा। तो अगर देखें तो कहीं आप छोटा आ से लेकर के आप अंग और आह तक को अगर लेते हैं तो कुल 13 वर्ड आपको दिखाई देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, 13 वर्ड आपके सारे स्वर में आते हैं? क्या ये स्वर हैं 13 वर्ड या कुछ और हैं? तो आप देखेंगे 13 वर्ड स्वर में नहीं आते हैं। आप स्वरों की संख्या देखेंगे तो 11 स्वर आपको दिखाई देते हैं। व्यंजनों की संख्या में देखेंगे तो एक तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी किताबें जो बेसिक तौर पे हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी अल्फ़ाबेट को लेकर के बड़ा डिस्प्यूट्स रहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि होते तो हमारे हैं लेकिन अल्फ़ाबेट में कुछ और क्रम में दिए रहते हैं। यानी कि अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे कुल कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो आप इसमें थोड़े से भ्रमित से हो जाएंगे। अगर आपने उसको डायरेक्टली पढ़ा नहीं है, विशेष तौर से ध्यान से पढ़ा नहीं है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। और अगर आपने अल्फ़ाबेट के वर्ड्स को बता दिए कि इतने होते हैं, तो फिर आप अगर काउंट कराने लगेंगे तो गलत करा देंगे।
कि मतलब आपके वर्ड तो 52 हो जाएंगे, जैसे भी अब हम लोग देखें तो कुल टोटल 11 स्वर होते हैं, लेकिन अगर हम अभी लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा 11 नहीं 13 स्वर आपको दिखाई देते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे व्यंजनों की संख्या, जब आप वहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो व्यंजनों में भी डिस्प्यूट आपको दिखाई देगा कि भाई ये तो व्यंजन कैसे एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, है ना। वहाँ पर आपको संख्या दिखिए, कई किताबों में आपको 49 वर्ड्स मिलते हैं, 49 वर्ड लिख देता है कि अल्फ़ाबेट में कुल हिंदी वर्डमाला में 49 हैं, कहीं कहीं आपको 51 मिल जाता है, कहीं कहीं 52 लिख के दे देता है। तो एक्चुअल में है क्या, एग्जाम में पूछेगा तो हम बताएंगे क्या, ये सारी चीज़ें अभी आपके समाधान हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले स्वरों के बारे में देखते हैं कि स्वर क्या हैं और कौन कौन से हैं। तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अह, ये हमने बचपन से पढ़ रखे हैं कि इतने स्वर मूल रूप से हमारे होते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट को इन्हीं को हमको आज समझना है। इसके पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और भी समझिए कि जैसे हमें हिंदी हम लोगों का टॉपिक है ना, हिंदी में, और हिंदी में अगर हम देखें तो वर्डमाला जो होती है, हिंदी की वर्डमाला के अगर देखेंगे तो वर्डमाला को के 2 क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। एक क्लासिफिकेशन हमारा है जो कि बताता है कि कौन कौन से स्वर हैं, और दूसरा ये बताता है कि व्यंजन कौन है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज को आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो अरबी भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज आप देखेंगे तो उनके अल्फ़ाबेट्स आपको पता होंगे। जैसे इंग्लिश में आप जानते हैं 26 अक्षर हैं, उसमें से आप देखते हैं स्वरों की संख्या 5 है, AEIOU, आपको बचपन से याद होगा, रटा होगा ज़बान पे। उसी तरह से हिंदी में जो आप देखते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या आप लिखते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, तो वो चीज़ें आप देखनी है। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्वरों के बारे में। तो यहाँ मैंने अभी क्या लिखा है, मैंने स्वरों को ही लिखा है। तो वर्ड में आप लोग देखेंगे, वर्डमाला पढ़ रहे हैं, वर्डमाला में कुल टोटल अगर आप देखेंगे तो 52 वर्ड होते हैं, 52 वर्ड, और स्वरों की संख्या देखेंगे तो आप 11 स्वर होते हैं, और व्यंजन की संख्या देखेंगे तो 41 होते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा कि 41 वर्ड कौन कौन से हैं आपके अल्फ़ाबेट में, जो व्यंजनों में 41 व्यंजन में कौन कौन से। आप बता तो ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें किसको रखना है ये शायद आप डिस्प्यूट कर जाएंगे अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। तो आज सब हम लोग जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वरों के बारे में, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्वरों से भी, व्यंजनों से भी, तो एक एक को देखते हैं पहले। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे स्वर के बारे में, तो स्वरों को देखते हैं पहले। स्वर के बारे में हमने बताया आपको, ये हमारे स्वर हैं, ठीक है। अब स्वरों का जो क्लासिफिकेशन हम करते जाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे ये स्वर हैं हमारे। अब ये स्वर हमारे एक्चुअल में इन्हीं स्वरों में से ही, यानी कि अगर हम बात करें स्वर, ठीक है, स्वर में देखेंगे आप तो ये 2 वर्ड जो आपके आते हैं ये स्वर में नहीं आपके मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। मूल रूप से टोटल हमारे स्वरों की संख्या देखेंगे तो यहाँ से लेकर के, यानी छोटा अ से लेकर के औ तक की संख्या देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको 11 स्वर आपको दिखाई देंगे, 11 स्वर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इन 11 को ही एक्चुअल में स्वर कहा जाता है, ठीक है। इन 11 को, अंग और अह को स्वर क्यों नहीं कहा जाता है, इस पर अभी डिटेल में और चर्चा हम लोग करेंगे। अभी बहरहाल इसको जान लीजिए कि ये अंग और अह जो है ये आपका अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार है। अंग जो है अनुस्वार है, अनुस्वार, अनुस्वार कह सकते हैं, अनुस्वार कह सकते हैं, और ये आपका है विसर्ग है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा होगा बचपन में तो वहाँ पर आपने देखा होगा हलंत लगा होता है, हलंत, डबल जो बिंदु होती है वही होता है विसर्ग। तो एक्चुअल में ये क्या है, स्वर की श्रेणी में आता ही नहीं है, ये ना तो स्वर में आ जाते हैं ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, यानी कि मीन्स ये आपके, इनको अगर देखा जाएगा अंग और अह को जो आप देखेंगे या अनुस्वर विसर्ग को, इसे अयोग वाह वर्ण कहते हैं, अयोग, अयोग वाह वर्ण। थोड़ा देखिएगा, अभी हम लोग सब डिटेल करेंगे, सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो ये है नहीं तो फिर है क्या,
ठीक है, जिनका मतलब एक योग ना हो, है ना, बिना अयोग के हों, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक डिटेल अभी करेंगे। तो बहरहाल अभी जान लीजिए कि ये अयोगवाह, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मोस्टली कि अयोगवाह वर्ड कौन से होते हैं, तो उसमें आप जान लीजिए इसको अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार में क्या होता है, जहाँ पे बिंदी लगी हो किसी पे, है ना, कोई अक्षर है अ है, इसके बिंदी लगी है या बिना आ के ही बिंदी लगी हुई है ऊपर, और विसर्ग मतलब ये होता है, ठीक है। इसको ही, इन दोनों वर्ड को अयोगवाह वर्ड कहते हैं, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्वर का, तो स्वर का क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं। ये दो हमारे स्वर में नहीं आते हैं, तो कहाँ आते हैं मैंने बता दिया आपको, अयोगवाह वर्ड के अंतर्गत इनको रखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं स्वरों को। तो स्वरों का देखिए क्लासिफिकेशन जो है वह अलग अलग आधार पे अलग अलग, जैसे मात्रा के आधार पर अगर हम देखेंगे तो स्वरों के 3 प्रकार दिखाई देंगे हमको, जैसे एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। और अगर हम उच्चारण के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें, है ना, उच्चारण मूल रूप से हमें स्वरों की संख्या 2 मिलती है, एक तो ह्रस्व स्वर और दूसरे दीर्घ स्वर, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम स्वरों के क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। और अगर हमने कहा भी मात्रा के आधार पर देखेंगे तो एक स्वर और भी होता है प्लुत स्वर। अब इसमें क्या होता है, देखिए किसी भी का मतलब इन स्वरों को पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन में, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन में कम समय लगे, थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगे, या उससे बहुत ज़्यादा समय लगे, ठीक है। तो या एक मात्रा का प्रयोग हो, द्विमात्रा का प्रयोग हो, या त्रिमात्रा का प्रयोग हो। और मात्रा का सेंस ये है, जैसे हम लोग क्या करते हैं जब बचपन में पढ़ते हैं तो किसी वर्ड को पढ़ते हैं, जैसे स्वर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने की पहले शैली आप समझें, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसके बारे में भी स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अ, आ, छोटी, बड़ी, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे खिंचाव आ रहा है ना, छोटाऊ, बड़ाऊ, थोड़ा सा टाइम पीरियड कुछ सेकंड का बढ़ जा रहा है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा आप माइक्रो में लेके जाएंगे तो आपको थोड़ा खींचा हुआ लगेगा, जैसे की सब समझ रहे हैं ना। तो वो जो टाइम पीरियड लगता है उसी आधार पे छोटे और बड़े का मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द हमारे होंगे जिनको बोलने में कम समय लगेगा वो ह्रस्व में आ जाएंगे, जो उनकी अपेक्षा ज़्यादा लगेगा वो दीर्घ में आ जाएंगे, और उनकी अपेक्षा और ज़्यादा लगेगा तो 3 में हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है आप किसी को साउंड दीजिए, या कोई आप मान लो कोई गायत्री मंत्र है, या मान लो हमारा राष्ट्रीय मंत्र जो ओम है, ठीक है, ओम, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों, जरा इसको देखिएगा आप। ओम है तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको क्या ओम ऐसे पढ़ते हैं, कहीं देखे हैं, मतलब ओम को पढ़ने के लिए क्या है, सिस्टम क्या है, ओम, है ना। ये इसका मतलब क्या, थोड़ा पीरियड, इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग गया ना, यानी अगर ओम आपको पढ़ना है तो उसके लिए टाइम पीरियड आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये जो प्लुत स्वर आते हैं सभी के टाइम पीरियड ज़्यादा लगते हैं। खासतौर से इनका प्रयोग किसी को बहुत दूर से उसको बुलाने में यूज होता है, ड्रामा में यूज होता है, बात जब रिफ्लेक्ट होती है कई बार में जाती है, जैसे किसी को बहुत दूर से उसको आप साउंड दे रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको यूज करना होगा इन सब शब्दों को, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपके दीर्घ स्वरों में, जैसे मान लो हे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कभी कभी कुछ मुसीबत में हो, हे राम, है ना, अरे, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना, सिर्फ खींचता है, तो उसमें कहना है, जैसे अगर हमको करना है अरे, है ना, तो अरे में अब करेंगे अरे, तो एक अरे ऐसे तो ना करते हैं हम लोग, करते हैं क्या, अरे ऐसे नहीं करते ना, उसको खींचते हैं ना थोड़ा सा। तो वो शब्द जो होता है ओम में अगर आप देखेंगे ना तो इसकी साउंड जो है इस तरह से आपकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जिनको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है, तो टाइम पीरियड अपेक्षित ज़्यादा लगने लगे, तो वो बहुत शॉर्ट में नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी को बुलाना है आपको जंगल में या दूर में है आप, तो उसमें क्या आप शब्द आपके खींचते हैं ना थोड़े से, तो ये इसके स्टडी में आते हैं। तो 3 शब्द, बहरहाल अभी हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं मूल रूप से 2 स्वर हमारे होते हैं, एक तो ह्रस्व होते हैं, दूसरे दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं बच्चों, देखिए ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, ठीक है, छोटा ऊ, ये आपके 3 वर्ड जो आपके आते हैं ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं आपके, और इसके साथ साथ आप री भी देखेंगे, कहीं कहीं देखिए किताबों में आपको री नहीं मिलेगा, है ना, री नहीं मिलेगा, तो थोड़ा भ्रमित मत होइएगा, ये री भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है,
री में आप देखेंगे तो री और री भी होता है। इन सब चीज़ों को आगे चल करके हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग समझेंगे। वैसे आप जान लीजिए 4 वर्ड होंगे, किताबों में मोस्टली आपको 3 ही मिलेगा यहाँ पे, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, वैसे री भी होता है। तो ये 4 वर्ड आपके इसके होते हैं। इसके अलावा जो शेष बचते हैं वो हमारे किसमें दीर्घ में आ जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा फिर इसी का रिफ्लेक्शन बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, ये तो 4 हो गए, 3 हो गए। फिर इसके बाद में हमारा ए ओ औ, ये हमारे जो वर्ड होते हैं ये सब मिला के हमारे क्या, ये दीर्घ स्वर हो गए। क्लियर? इन्हीं को ही, ह्रस्व स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर हैं। ठीक है, इन्हीं को ही मूल स्वर भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? यानी कि हम इसमें से देखें तो ये अक्षर छोटी, छोटा, बड़ा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, जो आपके ये 4 वर्ड आपके मिलते हैं, ये आपके क्या हैं, आपके ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो भी बचते हैं नहीं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, ये जो आपके वर्ड मिलते हैं ये क्या हो जाते हैं, आपके दीर्घ में आगे आते हैं इसमें से। तो इनका 2 क्लासिफिकेशन तो आपने देखा कि इनके 2 क्लासिफिकेशन इसी रूप में है। तो यानी अगर हम संख्या के आधार पे देखेंगे तो 4 ये हो गए हमारे और प्लस ये हमारे कितने हो गए, 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। तो यानी कि कुल मिला के हमारे कितने वर्ड हो गए, कुल टोटल 11 वर्ड हो गए। ठीक है, तो स्वरों की जो संख्या हो गई हमारी कितनी हो गई बच्चों, 11 स्वर हो गए। अब 11 स्वरों में भी अगर हम देखें तो 11 स्वरों में इनका भी क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो मूल दीर्घ स्वर्ग और संयुक्त दीर्घ स्वर्गों में इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे दीर्घ स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मूल दीर्घ स्वर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत सीरियसली आप लोग देखिएगा, इसको आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो क्या है, मूल दीर्घ स्वर है और मूल दीर्घ स्वरों में क्या आएगा, आपके यही जो 3 वर्ड हैं यही मूल दीर्घ स्वरों में आएंगे। बाकी जिनमें होगा ये संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाएंगे। संयुक्त यानी कि हम अगर कहें तो इसका तो क्लासिफिकेशन 2 वर्गों में बांट सकते हैं, ऐसा हम लोग कर लेते हैं तो थोड़ा आसान हम लोगों के लिए रहेगा। ऐसे कर लीजिए, आप लोग और आसानी से समझ जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि टोटल 11 स्वर हैं, 11 स्वरों में। अब इस दीर्घ स्वर को ही आप 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं आप, मूल दीर्घ स्वर, ठीक है, जिनमें आपको बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ ये 3 वर्ड आपके रहेंगे। और इसके बाद संयुक्त, इसको क्या कहेंगे, संयुक्त दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर को देखेंगे तो जो बाकी आपके बच्चे हैं ए ओ औ, ये बच्चों चूंकि ये संयुक्त हैं, ये आपके जो वर्ड्स हैं ये एक से मिल करके नहीं बने हैं, इनका जो है मिश्रण है ये मिल करके बने हुए हैं। इस आधार पर इनको अगर आप देखेंगे तो इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन दिखाई देगा। आप लोग इसी में से देखेंगे, अगर हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहीं पे कंफर्म कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ए और ए जो आपके वर्ड्स हैं, ए और ए ये 2 वर्ड्स हैं, ये किन किन अक्षरों से मिल करके बने हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि किन किन से बने हुए हैं, तो ये संयुक्त हैं। तो क्यों संयुक्त हैं, तो इनका जो रोल है छोटा आ प्लस छोटी ई के मिश्रण से बने हुए हैं। तो इनको इसी ने, छोटा आ जो होता है ये किसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये कंठ और प्लस तालु, तालव्य या तालु कह सकते हैं इसको, तालव्य या तालु, तालव्य या तालु इसको कह सकते हैं, तालु। अब ये क्या है, अभी आगे व्यंजन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट होगा। अभी थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हों, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन इस श्रेणी में आता है। तो कहने का मतलब संयुक्त मतलब 2 के मिश्रण से बने हुए हैं। पूछता है एग्जाम में, ऐसे इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछा है इसमें एग्जाम में कि ए या ए किसके मिश्रण, मतलब ये संयुक्त पूछेगा एग्जाम में, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है इसमें। ठीक है, तो संयुक्त स्वरों में से आप जानते हैं 4 दे देगा ऑप्शन, 4 में से कोई एक दे रहा है तो आप दे देगा। तो अगर आसान पूछता है तब तो आप बता ले जाएंगे कि ए ओ औ ये 4 आपको हमने संयुक्त बता दिया, तो संयुक्त स्वर है ये भाई। बाकी जो क्या है दीर्घ हैं या मूल स्वर कह सकते हैं, या इसके अलावा अगर हम जाएंगे तो ह्रस्व स्वर हैं और उसके उस ह्रस्व स्वर के मूल स्वर हैं। ठीक है,
बहरहाल अगर पूछता है कि दीर्घ स्वर मतलब स्वरों में संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो ये 4 संयुक्त स्वर होंगे। और 4 संयुक्त स्वर तो आपको याद हो गए, लेकिन 4 संयुक्त स्वरों को कभी कभी क्लासिफिकेशन पूछ लेता है कि जैसे मान लो पूछ लेगा ए किन किन ध्वनियों से मिलकर के बना हुआ है, या पूछेगा कौन कौन से वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। तो यानी कि छोटा छोटी से मिल करके बना हुआ है ए। क्लियर? तो यहां पर छोटा आ की जो ध्वनि है वो किससे निकलती है? छोटा आ की ध्वनि कंठ ध्वनि है और छोटी की ध्वनि है तालव्य ध्वनि है। ठीक है, तालुब या तालव्य ध्वनि है। तो ये दोनों मतलब पूछ सकता है इसमें कि कौन से, कभी कभी ये अक्षर ना पूछ करके ध्वनि एग्जाम में आपको पूछ लेता है। तो पूछ लेगा ए में, तो कंठ और तालव्य ध्वनि है, मिक्स से मिल करके बनी हुई है ए। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका ओ जो है यह भी आपका जो आप देखेंगे तो इसमें आपका बस केवल अंतर आ जाएगा छोटा और ऊ का। मतलब इसमें एक छोटा के साथ में छोटी ऐड हो रहा था ए में, यहाँ पे छोटा के साथ छोटा ऊ ऐड हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐड हो जाएगा, तो इससे मिल करके बनेगा। तो यह भी जो ध्वनि आपकी आएगी कंठ और तालव्य की ध्वनियाँ आएंगी बच्चों। क्या क्या आएंगी? कंठ की और तालव्य ध्वनियाँ। तो इतना आपको इतना जानना था कि ये कौन से हैं। तो संयुक्त स्वरों के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो कंठ और तालव्य ध्वनियाँ याद रखिएगा। ये बहुत इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, जो कि थोड़ा सा कठिन उनको लगता है, लेकिन आप लोगों को उम्मीद है कि आसान लगा होगा, समझ गए होंगे आप लोग इसमें। तो मूल स्वरों के बारे में आप लोगों ने देख लिया, और इसमें हम लोगों ने हरस स्वर देखा जिन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वरों में देखा। दीर्घ स्वरों में भी हम लोगों ने 2 क्लासिफिकेशन देखे, एक तो हम लोगों ने मूल दीर्घ स्वर देखा और दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर देखा। ठीक है, तो इससे हम लोगों को टोटल मिल करके 11 हम लोगों के स्वरों के बारे में हमको आज स्पष्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानना है। कि आगत स्वरों के बारे में एग्जाम्स में अक्सर आप लोग सुनते होंगे, आगत स्वर पूछता है, एग्जाम में आ जाता है आगत स्वर क्या है, तो आप लोग जान लीजिएगा। मैं सारी चीज़ें अभी स्वर का क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग व्यंजन पे फिर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आगत स्वरों में अगर देखा जाएगा तो आगत जो स्वर है, आगत स्वर, ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो कभी कभी आगत वर्ड भी कहता है, तो इसमें जो है अ, ये जो हो जाएगा अ, ये आपका आगत स्वर है। ठीक है, आगत स्वर, ठीक, आगत स्वर के अंतर्गत आपका ये ध्वनि आती है। इसके साथ साथ कहीं कहीं पे अगर आप देखेंगे आगत स्वर कहता है या आगत ध्वनियाँ कहता है, तो इसको मतलब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे चांद बिंदी नहीं है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, आगे चल करके इन सबका क्लासिफिकेशन भी हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर केवल आपका चांद बना है, यानी अर्धचंद, उस पर बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो नुक्ता, जैसे आप लोग अक्सर सुनते हैं बाजार, तो बाजार में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ बाजार, तो यहाँ पर एक बिंदी लगी हुई है, आपको लिखे ज की साउंड जो आती है आपकी ज में लगेगा ना, तो ये बाजार में ज में लगेगा यहाँ पे। तो ये जो साउंड जो ये नुक्ता लगता है, जो बिंदी लगती है, ठीक है, वो अभी इसी आगत स्वर के अंतर्गत या आगत ध्वनि, कहीं कहीं स्वर ना दे करके अगर ध्वनि ही कहता है तो आगत ध्वनि भी कहेगा, तो अ और वो नुक्ता वाली जो बिंदु है वो आप उसको कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आगत स्वर कहता है तो सीधे आप बता देंगे कि आगत स्वर की श्रेणी में ये आपका आता है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं तो और भी चीज़ें आपको हैं, जैसे कि अब इसमें से क्या है, इसका क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे, आगत स्वर जितने भी आप जान लीजिए, ये ध्वनियाँ जैसे देखिए हिंदी जो है वो कहाँ से जन्मी है। हिंदी एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा इसकी समझने के लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, इससे आपको समझने में आसानी थोड़ी होगी। पहले हिंदी क्या था, संस्कृत थी। पहले हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती थी संस्कृत थी, उसके बाद में पाली प्रकृत भाषाओं से होते हुए परिवर्तित होते हुए, कभी हिंदी का जब साहित्य का विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, ये क्रमित होते हुए आगे बढ़ी। और साथ ही साथ जो भारत की जो मूल भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत के बाद में आप देखेंगे गौतम बुद्ध को देखेंगे, महावीर स्वामी को देखेंगे, ये लोगों ने क्या किया कि एक्चुअल में जो संस्कृत जो भाषा थी वो स्पेशली एक वर्ग विशेष के लिए ही निर्धारित भाषा कर दी गई थी। यानी वेदों को पढ़ने का जो अधिकार था वो केवल एक ब्राह्मण लोगों को ही था, मतलब एक जो शुरुआती दौर की स्थिति थी। और तो इसको ध्यान में रखते हुए जब धर्म में तमाम सारी विकृतियाँ आने लगीं या धर्म का विरोध होने लगा, या कहिए कि धर्म की जो कमियों के नाते लोगों ने नए धर्मों का जो आविर्भाव हुआ, जैसे बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, तो उसमें आपने देखा पाली भाषा का प्रयोग किया गौतम बुद्ध महोदय ने।
वहीं पे महावीर स्वामी को देखेंगे तो उन्होंने प्रकृत भाषा का प्रयोग किया। तो ये जो पाली और प्रकृत भाषाएं रही हैं ये संस्कृत से निकली ही हुई हैं। अभी आप लोग इसको ही जब जान लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो आपका मतलब इस तरह से आपको कहिए कि उसको क्या कह सकते हैं उसको, कि मतलब आपको एग्ज़ाम में किस क्वेश्चंस आते हैं कि ये आपके शब्द जो हैं आपके, तो आप लोग देखेंगे उसमें से जो तत्सम और तद्भव शब्द जो सुनते हैं आप लोग, तो तत्सम तद्भव का यही होता है कि तत्सम और तद्भव। तत्सम मतलब वही तो संस्कृत के सीधे शब्द जो संस्कृत में जैसे यूज होते हैं एग्जैक्टली उसको हिंदी में यूज कर लिया जाता है, तो वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव मतलब जिनका रूप परिवर्तित होकर के हो गया हो, हिंदी में प्रयोग हो रहा हो, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से रहा है। इसके साथ ये तो बात हो गई कि भाई हमारा संस्कृत से बना हुआ है, हिंदी पाली और प्रकृत से होता हुआ और हट से होता हुआ फिर हिंदी यहाँ तक आया। लेकिन साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अगर आप बात करेंगे कि तुर्कों के आक्रमण की, तो तुर्क भी हमारे यहाँ जब आए तो बहुत सारी लैंग्वेज अपनी लेकर के आए। जैसे वहाँ से आए तो अरबी वगैरह लेकर के चले आए, है ना। तो वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका शब्दों का यूज ही नहीं, अरबी वगैरह में जैसे स की जगह पे ह यूज होता है, ठीक है। जैसे सिंधु नदी थी तो सिंधु के जब स पे ह, आप लोगों ने इसके बारे में शायद पढ़ा भी होगा कि जैसे जो हम लोग था पहले हिंदुस्तान नाम कैसे पढ़ा, तो बताया जाता है ये है कि अरबी में उस भाषा में जो है कि स को ह पढ़ा जाता है, या कहिए कि उसका उपयोग नहीं है और उसकी जगह पर उसको यूज किया जाता है। तो स जैसे सिंधु नदी थी तो स हिंदू, हिंदू नदी, तो हिंदू नदी के पार के लोग हिंदुस्तानी लोग, हिंदू लोग, इस तरह से जो प्रवृत्ति जो जन्मी। तो वो यानी कि कहने का मतलब बहुत सारी भाषा, जैसे यहाँ पर फिर अंग्रेज भी बहुत समय तक रहे, फ्रांसीसी रहे, पुर्तगाली रहे, डच रहे, तमाम सारे लोग भारत में रहे। तो उनकी भाषाओं का भी असर हिंदी में होता चला गया। आधुनिक हिंदी मॉडर्नाइज होती गई। हिंदी को भी आप देखेंगे, आधुनिक हिंदी को भी 3 भागों में देखेंगे, तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के रूप में देखेंगे। तो उसमें मॉडिफाई हुआ। तो उसमें ये जो शब्द आपका आ रहा है स्वर, तो मैंने इतनी बातें इस नाते की आपको कि ये जो आगत स्वर अ है, तो जैसे आप देखते हैं टॉफी, कॉफी, है ना, डॉक्टर, है ना, इस तरह के जो शब्द हैं, इनमें जिन शब्दों का इंग्लिश वर्ड अगर लिखेंगे और दूसरा शब्द जैसे डॉक्टर DO करके है ना, तो दूसरा शब्द अगर दूसरा वर्ड आपका ओ करके आता है तो मोस्टली ये शब्द आगत स्वर के ही शब्द होते हैं, यानी आगत वर्ड के ही उसका लिखा जाता है। जैसे मतलब लिखना है हमको डॉक्टर, तो डॉक्टर जब लिखेंगे तो डॉक्टर में ये चाँद लगेगा, बिंदी नहीं लगेगी ऊपर, ध्यान रहे। तो कॉफ़ी लिखना है तो कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में ये बिन चाँद नहीं लगेगा, ये बिन लगेगी, ठीक है। कॉफ़ी है, टॉफ़ी है, ठीक है, ट्रॉफी है ना। तो इस तरह की चीज़ जो शब्द आपके आएंगे, तो ये साप है, ठीक है, सापी है, इस तरह के जो शब्द हैं ये सब आप देखेंगे। जिनके भी आप इसको आसानी से समझने के लिए समझ लीजिए, जिनका DO से मतलब जिनका दूसरा वर्ड, जैसे डॉक्टर में DO, कॉफ़ी में CO, तो दूसरा वर्ड जो वो आएगा वो मोस्टली इसी में लगभग करीब में सारे शब्द इसके इसी से स्टार्ट होते हैं। यानी कि दूसरा शब्द अगर ओ हो तो समझ लीजिएगा कि वो कौन सा है, आगत स्वर वाला ये यूज होगा आपका। यानी उसके ऊपर चाँद लगाएंगे आप, मतलब बिंदी नहीं रहेगी, चाँद ही केवल बना रहेगा चंद्राकार, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी आगत स्वर के बारे में। उसके बाद में और भी चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे तो परंपरा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है परंपरागत स्वर कौन से हैं। तो परंपरागत स्वरों में बेटा ये सारे स्वर जो आपके हैं इन्हीं को ही कहा जाता है परंपरागत स्वर। क्लियर, ये परंपरागत स्वर आपके हैं, ठीक है। रेगुलर रूटीन में जो आते हैं इनको परंपरागत स्वर कहेंगे। आपको एक एक शब्द आप उसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और ये आपको बिल्कुल आसानी से आने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में अनुस्वर है, अनुनासिक है, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अनुस्वर है, अनुस्वर के बारे में मैंने यही बताया था, यहाँ पर देखिए मैंने यूज किया था अभी। अनुस्वर में जो होता है वो क्या होता है, बिंदी होती है, ठीक है, अनुस्वर है। और अनुनासिक में आप देखेंगे तो इसमें आपको देखा जाएगा आके ऊपर चांद बिंदी ऐसे हो जाएगी आपकी, ये चांद बिंदी, यहाँ पे बिंदी भी रहेगी, ठीक है। अनुनासिक स्वर, अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, करेंगे। तो अनुस्वार में जो अनुनासिक में देखेंगे तो ये हो जाएगा। और विसर्ग तो मैंने यहाँ आपको बताया ही है, विसर्ग तो आप जानते ही हैं। तो अनुनासिक कहीं कहीं देखिए इसमें स्वर ऐड नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिए। अनुनासिक वर्ड में देखेंगे तो परा की मात्रा आ पर चांद बिंदी जो हो जाती है, यहाँ पे चांद है, ये देखिए ये आगत स्वर है, ध्यान रहे।
थोड़ा सा अंतर है बच्चों। आगत स्वर में अगर देखेंगे तो चांद नहीं ऊपर लगेगा, है ना, केवल चांद रहेगा, ऊपर बिंदी नहीं रहेगी। और अनुनासिक वर्ड में जो देखेंगे तो उसमें आप पे चांद लगा रहेगा, ठीक है। तो पूछता है अनुस्वार में क्या है, अनुस्वर में अ पर बिंदी है, ठीक है। तो ये तो आपका काफ़ी हद तक ये स्वर के संदर्भ में आपके बारे में जानने को आपको मिला, ठीक है। और इससे संदर्भित आपकी लगभग कभी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं आपकी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें थोड़ी सी मैं इसको क्लासिफिकेशन कर देना चाहूँगा आपको। इसमें आप लोग देख लीजिए कि कौन सी ध्वनियाँ हैं स्वरों के क्लासिफिकेशन में, और भी देख लीजिए कहाँ इनका प्रोनाउंसिएशन स्थान कहाँ है, उच्चारण का स्थान, इसके बारे में भी देखते हैं। जैसे छोटा, बड़ा और अह जो शब्द होता है, ये कहाँ कौन सी ध्वनि है, मतलब ये पूछता है कौन सी ध्वनि है, तो कंठ ध्वनि है। अब कंठ में क्या अभी व्यंजन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है, ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, दंत ध्वनियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं, पूछता है एग्जाम में कंठ ध्वनियाँ, तो पूछेगा तो अ छोटा, बड़ा और अ, ये जो आपकी ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। और छोटी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, तालव्य, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो री जो है वो मूर्धन्य है, मूर्धा ध्वनि है, मूर्धन्य या मूर्धा ध्वनि, ठीक है। इसके अलावा तो अगर देखेंगे ए ए ओ औ, अभी मैंने बताया था आपको ए ए को अगर देखेंगे दोनों को, और ओ औ, इन दोनों को क्या क्या बताया था मैंने, ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं, कंठ प्लस तालव्य बताया था, तो ये क्या कहलाएंगे, कंठ प्लस तालव्य, या तालु भी कह सकते हैं इसको, जो भी चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंठ प्लस तालव्य भी है। क्लियर, इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना। तो ये और इतने से वर्ड जो आपके आते हैं इसमें है। और एक और है अंग जो है, इसको नासिका ध्वनि भी कहते हैं। जैसे अंग का प्रयोग यहाँ पे हुआ, अंग का, इसको नासिका ध्वनि के रूप में भी देखते हैं। जैसे ये कौन सा है, वो वाला है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ई या ट ठ ड, यानी कि जो पंचम अक्षर हैं अभी स्वर में, तो उसमें नासिक ध्वनिया, नासिक ध्वनिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये नासिक ध्वनियाँ आ रही हैं, नासिक ध्वनि, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग बहुत बारीकी से। क्या है, छोटा, बड़ा, छोटा अ, ये जो कंठ ध्वनियाँ हैं, छोटी बड़ी जो है तालव्य ध्वनि है, री जो है मूर्धा ध्वनि है, और ए ऐ ये जो संयुक्त ध्वनियों के बारे में मैंने भी आपको पहले बताया था, ये सब कंठ तालव्य है, इसके बारे में आपको पता ही है। ओ अ भी कंठ तालव्य, ये दोनों ध्वनियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तालु या तालव्य कुछ भी चीज़ें हों, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। तो लगभग करीब में हम लोगों का ये तो कंप्लीट हो गया। स्वर के संदर्भ में लगभग करीब में इतने से ही आपको स्वर में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ पर करेंगे वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। और वर्णमाला में हम लोग दो क्लासिफिकेशन अब कर चुके हैं। यहाँ पे पहला हम लोगों का हो जाएगा क्या, स्वर। स्वर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने समझ लिया, 11 स्वर होते हैं, इसकी डिटेल यहीं पर छोड़ देते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग देखते हैं क्या, व्यंजन। अब व्यंजन कितने होते हैं, मैंने भी आपको बताया 41 होते हैं। और 41 में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं तब समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे तो पहले कहाँ से शुरू होता है भाई, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ट ल, न। ये आप इतने वर्ड्स आप लोगों ने बचपन से देखे होंगे, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं इसमें से। देखिए इसमें जब हम लोग देखते हैं क वर्ड जो हमारा शुरू होता है, क ख ग घ अंग, तो इस तरह से अगर बचपन से हम देखें
तो हमको कुल अगर हम देखें क से लेकर के और ज्ञ तक, अगर हम लोग देखें वर्डों के बारे में क से ज्ञ के मध्य में देखें तो हमें दिखाई देता है कि कुछ ऐसे पैसेज मिलते हैं, 5 ऐसे पैसेज मिलते हैं जो 5 अक्षरों वाले होते हैं। बाकी शेष जो पैसेज मिलते हैं जैसे य र ल व, जब हम लोग पढ़ते हैं जैसे क ख ग पढ़ना हो तो बच्चों क्या करेंगे, पहली लाइन में क ख ग घ अंगा तब कंप्लीट मानते हैं। उसी तरह च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। इसके अलावा ये तो 5-5 अक्षरों वाले पेयर हो गए। बाकी के जो बच्चे मिलते हैं य र ल व, य र ल व 4 अक्षर। फिर उसके बाद बड़ा सा पेट फाट सा, छोटा सा और ह, ये भी 4 अक्षर। फिर छ त्र ज्ञ और स्र, ये भी 4 अक्षर। तो जितने 5 वाले पेयर मिलते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा, क ये क से लेकर के प वाली लाइन तक ये जो 5 अक्षर आपके मिलते हैं इनको ही कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसको बहुत बारीकी से ध्यान समझ लीजिएगा, स्पर्श व्यंजन यही है। बाकी सब के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इसके बाद जो य वाली ध्वनि है मैं अभी एक एक की डिटेल करूंगा। य र ल व ये अंतस्थ ध्वनि है, अंतस्थ ध्वनि या व्यंजन इसको कह सकते हैं, ध्वनि भी कहेंगे या व्यंजन भी कह सकते हैं, बात कोई एक ही है। इसके अलावा बच्चों जो स है, मतलब बड़ा श, पेट फाट स, ठीक है, उसके बाद छोटा सा, देन ह, ये जो आपकी है, ये जो वर्ड है इसको बोलने में, है ना, देखिए इनके नाम क्यों किए गए हैं इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग कि अंतस्थ इनकी आवाज़ जो है मतलब एक तालु में जाती है, अनंत में चली जाती है। य जैसे आप कर रहे हैं ना, य र, तो ये य र ल व, ये जो ध्वनियाँ हैं मतलब एक तरह से कहिए आपके अंदर की तरफ जाती हैं, तो इस नाते अंतस्थ ध्वनियों के अंतर्गत इसको रखा गया है आप समझने के लिए। बाकी एग्जाम में कोई मतलब नहीं है कहाँ जा रही है, मान लो आपसे आपको लगे नहीं यहाँ नहीं जा रही सर वहाँ जा रही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी भेजिए, बट अंतस्थ ध्वनियाँ याद रखिएगा 4, ये 4 आपका अंतस्थ ध्वनियों में है। और देन इसके बाद बच्चों स वाली जो ध्वनि है हमारी है, इसका क्या होता है कि कोई भी चीज़ स संक्षिप्त नहीं बहुत कहा जा सकता है। तीनों स हैं, 3 तरह के स होते हैं, बड़ा वाला, एक पेट फाट स वाला, एक छोटा वाला स। इनको जब भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप, इनको जब भी उच्चारित करेंगे तो किसी को थोड़ा कम और किसी को थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, बस अंतर रहेगा इतना। लेकिन सभी स को बोलने के लिए आपको श, जैसे स कोई भी श बोल रहे हैं हम, श श, तो ये क्या है, स में सभी में घर्षण, इसमें घर्षण होता है, इस नाते इसको उष्मीय या संघर्षीय वर्ड के नाम से जाना जाता है। उष्मीय या संघर्षी, मतलब इसको बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसको बोलेंगे भी ना तो थोड़ा खींचता है, ठीक है, संघर्ष होता है। तो ये आप 4 वर्ड याद रखिएगा, बड़ा काम पड़ेगा इनका बेटा भी। अंत आप लोग अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है, पढ़ेंगे, अघोष सघोष वर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनको, तो याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। तो ये आपके जो है 4 वर्ड आपके कितने हैं, संघर्षी या उष्मीय वर्ड है। एग्जाम में पूछता है कितने वर्ड हैं या कौन कौन से वर्ड हैं, तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और बाकी के छ, त्र, ज्ञ और स्र वाले बच्चों जो हैं ये आपके संयुक्त वर्ड कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जैसे आप लोगों ने संयुक्त स्वर पढ़ा था ना, ए ऐ ओ औ, ठीक है, ये जो 4 आपने संयुक्त स्वर पढ़े, उसी तरह से व्यंजनों में भी 4 संयुक्त व्यंजन भी मिलते हैं आपको, ठीक है। इनके बारे में भी आपको बहुत बारीकी से विशेष तौर से आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से, अभी एक एक क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं ऊपर की चीज़ों को, क्योंकि एक एक का क्लासिफिकेशन अभी आगे करेंगे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, अंतस्थ, उष्मीय और संयुक्त, यानी कि कितनी कितनी संख्या हो गई बच्चों, 4, 4 और प्लस 4, क्या 4 4, मतलब अंतस्थ 4 हो गए, उष्मीय संघर्षी जिसे कहते हैं वो भी 4 हो गए, और संयुक्त व्यंजन ये भी 4 हो गए। तो ये 12 वर्ड हो गए आपके, ठीक है। तो 12 वर्ड ये हो गए बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ क से लेकर के प तक के जो वर्ड हैं, इनको मैंने कहा इनको मिश्रित रूप से टोटल कितने वर्ड हो गए, 25 हो जाता है। तो 25 वर्ड हो गए आपके कौन से, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो हो गई हमारी कितनी हो गई बच्चों, 25 हो गई, ठीक। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ वर्ड हैं, उनके बारे में भी देखेंगे, इनके इंडिविजुअल भी नाम है। तो पहले चीज़ पूछेगा उष्मीय व्यंजन, तो उष्मीय व्यंजन जब देगा एग्जाम में, ऐसे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से उष्मीय व्यंजन कौन से हैं। तो उष्मीय व्यंजन में आप संयुक्त वाले या अंतस्थ वाले या उष्मीय वाले वर्ड ना रखिएगा, यही 25 वर्ड में से कोई एक होगा, ठीक है। इनमें से आप ध्यान रखिएगा। तो इसका अलग अलग भी नाम है, तो उसके बारे में भी पहले देख लेते हैं हम लोग, इनका अलग अलग नाम क्या है। तो देख लीजिए इसको क वर्ग के वर्ण भी कहते हैं,
क्या कह सकते हैं, पहला अक्षर जो है उसके नाम से भी पड़ा रहता है सबको, क वर्ग के वर्ड, तो क ख ग घ उसको कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में इसको कंठ, वास्तविक जो नाम है इसका कंठ, कंठ व्यंजन कह सकते हैं या कंठ वर्ण कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा जो है ये तालव्य है, ठीक है। इसके बाद में आपका त वाला जो है ये मूर्धन्य है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मूर्धा वर्ड भी मिलेगा कहीं कहीं, मूर्धन्य या मूर्धा। दंत, उसके बाद में दंत वर्ड है, त थ द ध न। अगर आप बोलेंगे तो बेटा क्या होगा, साउंड जो है दांतों में आती है, लगती है दांतों से, दांतों के पिछले वाले हिस्से में लगती है, मुंह से आती है, तो ये दंत वर्ड कहलाते हैं। और प वाला जो है प फ प प, ये ओष्ठ वर्ड कहलाते हैं, ओष्ठ। बिना इन ओठों को यूज किए आप इनको बोलें प फ ब भ, ठीक है, तो उसके हिसाब से इनका नामकरण किया गया। तो क वाली लाइन को कंठ वर्ड, च वाली लाइन को तालव्य वर्ड या च वर्ग भी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा त वर्ग को मूर्धन्य वर्ग या मूर्धा वर्ग के वर्ड कह सकते हैं या व्यंजन कह सकते हैं। और त वर्ग को दंत वर्ग वर्ण कह सकते हैं, दंत व्यंजन कह सकते हैं। और आपका ओष्ठ को पाफा बाबा को ओष्ठ वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका इतना हो गया 25 वर्ड। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं बच्चों। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जैसे यहाँ पर दो, सब पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका मूर्धा वर्ड है मूर्धन्य वाले में, इसमें ड ढ, ये इसके जो दो स्वरूप होते हैं। एक तो ड आपने देखा होगा जैसे ड के नीचे बिंदी, और ढ के नीचे बिंदी, ड और ढ। यही जो ड ढ ये वर्ड हैं, इसे ही कहते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। या इसी को ही प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, प्रकंपित, या द्विगुड़ी इसे भी कहते हैं, इसे और भी नाम है द्विगुड़ी व्यंजन। ये तमाम सारे नामों से, यानी लगभग 3 नामों से जाना जाता है। 2 फेमस इसके बड़े नाम हैं, जो उत्क्षिप्त व्यंजन है या द्विगुड़ी व्यंजन, यानी कि 2 गुण रखने वाले जो हों, ठीक है। तो 2 गुड़ी व्यंजन यही आपके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आगत व्यंजन भी हैं कुछ, आगत व्यंजन। जैसे आगत स्वर आपने देखा था बच्चों, क्या था, हाँ ठीक। उसी तरह से आगत क्या है, ये आगत क्या है, स्वर है। स्वर कौन सा स्वर, आगत स्वर है। उसी तरह से आगत व्यंजन में देखेंगे ज और फ, ये आपके 2 वर्ड आपके आगत व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। अभी आइए अब इसका एक क्लासिफिकेशन करके देखते हैं कि कैसे कैसे अब यहाँ पर क्या है। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसका आगे का देखते हैं, इसमें क्या क्या वर्ड और दे रहा है हम लोगों का, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको खूब बारीकी से आप लोग देखते रहिएगा और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस इसी से आने वाले हैं। कहीं से ग्रामर का एक भी पार्ट हिंदी का आपका कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। उम्मीद यही है कि सारे क्वेश्चंस आपके क्लास नोट से ही आ जाएंगे, सब कुछ हिंदी में। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना काम करिए और बाकी कुछ करने की आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, अब इसमें से व्यंजनों को जब क्लासिफिकेशन करेंगे इसका व्यंजनों का, तो कौन कौन से। तो इसमें आपका पहले क्या आ जाएगा बेटा, स्पर्श वर्ड, ठीक है। स्पर्श, स्पर्श वर्ड। स्पर्श वर्ड में मैंने बताया क वर्ग से लेकर के, जैसे मैंने कहा ना क्लासिक वर्ग, जो क कहेंगे तो क पूरे 5 अक्षरों का वर्ग क्लासिफिकेशन करेगा। एक चीज़ देखिए हम लोगों से छूट गई, जो हम लोगों ने स्पर्श वर्ग लिखा था, इसमें हम लोगों ने देखा था 5वां वर्ड अंग, इया, ड़, न और म। ये 5 वर्ड आपने देखा होगा। ये इन्हीं को ही नासिक ध्वनियाँ कहते हैं, नासिक ध्वनियाँ या नासिक वर्ड। तो ये थोड़ा छूट गया था हम लोगों का। इसके आगे का आप जानते होंगे ना, क, ख, ग, घ, अंगा वाला, ठीक है। ये इस तरह से, फिर उसके बाद च, छ, ज, झ, ठीक। ये जो 5वां जो अक्षर है स्पर्श वर्ड का, यानी 5वां वर्ड, स्पर्श वर्ग का 5वां वर्ड मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे नहीं थोड़ा समझ रहे हैं वो देख लें, ख, ग, घ, ठीक है। पूरी
ये जो आपका ये स्पष्ट वर्ड है, मैंने भी आपको यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट वर्ड की जो पंचम अक्षर है इसी को ही नासिक वर्ड या नासिक ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इससे। ठीक है, ये ध्वनियाँ इसकी साउंड में आप देखेंगे तो बिंदी के रूप में ही चलता है। आगे चल करके हम लोग जब ग्रामर पढ़ेंगे यानी कि संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, अनुस्वार की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी ध्वनियाँ जो है नासिक ध्वनियाँ एक्चुअल में अनुस्वार के रूप में आती हैं, यानी बिंदी के रूप में। अनुस्वार जो मैंने अभी बताया था ना, ये जो बिंदी के रूप में, ठीक है, तो बिंदी के रूप में ही आपका, जैसे नंद लिखना हो ना, ठीक है, नंद तो न नद नंद लिखेंगे ऐसे, लेकिन इसको भी आप कैसे कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो न का जो है न और म का मूल रूप से इसमें से जो शब्द मिलेंगे वो न और म वाले वो बिंदु के रूप में, मतलब अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वो सब चीज़ें आगे की स्टेप है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। प्रतिनिधित्व के आधार पर क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक हम लोग लिख सकते हैं इसमें, क वर्ग से प वर्ग तक। क्लियर? तो ये क वर्ग से प वर्ग तक के मध्य में देखेंगे तो ये वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं बच्चों तो कितना है, ये 25 वर्ड है, 25 मैंने बताया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये मैंने कहा था, ये जो ड ढ है ये द्विगुणी है या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से इनको जाना जाता है। तो ड और ढ, ठीक है, ये देखेंगे इसे क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ड। ठीक है, इसके अलावा क्या इसको कहते हैं, द्विगुणी, द्विगुणी वर्ड। ठीक है, तो 2 वर्ड ये हो गए बच्चों। फिर इसके बाद में मैंने अभी बताया था आपको ज फ यानी कि आगत, आगत व्यंजन। इसमें आप लोग देखेंगे तो ज और फ आ जाएगा आप लोगों का बेटा। क्लियर? ठीक है, इसके बाद में आपका आएगा अंतस्थ। अंतस्थ में क्या आ जाएगा आपका, वो 4 वर्ड आपके आ जाएंगे, कौन से, यर लव। क्लियर? इसके अलावा आप लोग देखेंगे उष्मीय, उष्मीय या संघर्षी, ये भी 4 वर्ड हैं आप लोगों के। फिर इसके बाद में आप लोगों ने देखा क्या संयुक्त वर्ड है, ये तो आपने बड़ा सा छोटा सा पेट फाट सा छोटा सा ह। संयुक्त वर्ड में देखेंगे तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ड मिलेंगे। ये कुल मिला के आपके कितने हो जाएंगे, पहले संख्या देख लेते हैं फिर एक एक क्लासिफिकेशन देखते हैं। संख्या के आधार पे आप देखेंगे तो ये 25 आपका हो गया, प्लस 2 एंड 2 ये भी हो जाएगा आपका। कुल ऐड करेंगे आप तो 25 और 2 27, 28, 29 हो जाएगा। 29 ये टोटल आपकी संख्या बनेगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपका बन जाएगा ये 4, 4, 8, 12, तो यानी कि टोटल आपका देखेंगे आपका टोटल आकी जो काउंटिंग आएगी वो आपकी ये आएगी 41 आएगी, 41 वर्ड्स आपके आएंगे। तो ये पूछता है व्यंजनों में कौन कौन से। बहुत सारे लोग गलती क्या कर जाते हैं, ये आगत व्यंजन को न रख करके यहाँ पर अंग और अह का प्रयोग यानी कि अयोग वाह वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो व्यंजनों की संख्या जब काउंट करने को कहेगा तो एग्जैक्टली आप इस आधार पे करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे इस चीज़ को कि कौन कौन सा आएगा। तो स्पष्ट वर्ड सारे आ जाएंगे, फिर उसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन आ जाएगा, या द्विगुणी व्यंजन आपका आ जाएगा, या प्रकंपित व्यंजन उसको कहते हैं वो भी आ जाएगा। इसके अलावा आगत व्यंजन आपका आ जाएगा ज और फ, फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद आपका उष्मीय व्यंजन आपके इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब इनकी थोड़ी डिटेल हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद में स्वरों का और भी क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखना है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बाद का क्रम हम लोग। तो ये संख्या आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली होगी कि अब कितने वर्ड्स हैं, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, तो कुल टोटल संख्या कितनी हो गई भाई, 52 हो गई ना। 11 ये थे और प्लस 41 थे, और 41 में कौन कौन से वर्ड आ गए ये भी स्पष्ट हो गया। आइए अब आगे की चीज़ देखते हैं इसके। हाँ, तो बच्चों इसमें से देखिए अभी अब लोगों का क्लासिफिकेशन ये भी मैंने बताया था कि जो संयुक्त वर्ड हैं जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके 4 वर्ड हैं। ये देखिए इनका नाम क्या है, संयुक्त वर्ड के नाम इनके रखे गए हैं। तो संयुक्त वर्ड क्या है, क्योंकि मिलकर के बना, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो ये किस किस से मिलकर के बना है, क प्लस स के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, तो आपका ये थोड़ा ध्यान रहे, एक एक वर्ड को थोड़ा सा मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ आपको, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, परेशान ना होइएगा, इसको सीरियसली देख लीजिएगा, आपको सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला क स है, दूसरा है त, त्र है, त और र के मेल से बना हुआ है, और दूसरा ज्ञ है, ज और इया के मेल से बना हुआ है, ज प्लस इया।
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला जो वर्ड है मैं इसके नीचे हलंत लगा रहा हूँ। हलंत का मतलब ये होता है, तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें स्वर और व्यंजनों, व्यंजन जब भी लिखे जाते हैं, एक चीज़ और भी जान लीजिए आप लोग, व्यंजन जब भी लगे जाते हैं, व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं, स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। स्वर को बोलने के लिए आपको बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, उसके लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, और व्यंजन बिना स्वर के सहारे से बोला नहीं जा सकता है। तो इस नाते व्यंजन को जब भी देखिए, अगर आपको लिखा है क, ऐसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्टली क रूप में लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ स्वर और प्लस व्यंजन दोनों जुड़ा हुआ है, यानी कि स्व इसके साथ में अगर हम क इस क को देखते हैं तो क प्लस अ जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये इसका मतलब हुआ। ये नीचे हलंत है क प्लस अ, ये हो गया हमारा स्वर प्लस व्यंजन वाला मिलाकर के ये बना हमारा क। और अगर हमारा क ऐसे लिखा है तो इसका मतलब सीधे सीधे व्यंजन है वो। तो पूछे अगर एग्जाम में आ जाता है कि निम्न में से शुद्ध व्यंजन कौन सा है, तो जिसके नीचे हलंत लगा होगा बेटा वही शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। वरना आप तो पढ़ के रखे हो क ख ग घ, पूरी तरह से सारा वर्ड माला आपको याद है, लेकिन संयोग से आपने उसे सीधे डायरेक्टली कह दिया। वो स्वर के साथ व्यंजन ऐड, मतलब व्यंजन के साथ स्वर ऐड होता है। जब भी कोई शुद्ध स्वर होगा तो उसके नीचे हलंत लगा रहेगा, ठीक है, नीचे आप उसको एक पाई रहेगी। तो यहाँ पर जो क वर्ड है ये आपका मतलब शुद्ध व्यंजन और प्लस स, ठीक है, तो ये मिल करके फिर बना है ना। यहाँ पे स्वर मिल करके अगर ये बनता तो दूसरा वर्ड हो जाता ना, तो व्यंजन व्यंजन से मिल करके बनेगा, व्यंजन व्यंजन। लेकिन हालांकि दूसरा वाला जो वर्ड है उसमें स्वर का मिश्रप होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि ये व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, व्यंजन और प्लस स्वर और व्यंजन से मिश्रित वाली ध्वनि है, ठीक है। तो ज और या और स्र वाले को आप देखेंगे बड़ा सा और र हो जाएगा इसमें, ठीक है, बड़ा श नीचे हलंत और र, ये हो जाएगा आपका वर्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है, यही क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि छह ध्वनि किन किन के व्यंजनों के मेल से बनी है, तो क और स के मेल से, ठीक है, और त्र आ गया तो त और र के मेल से, और ज्ञ आ गया तो ज और या के मेल से बना है, और स्र है तो बड़ा श के नीचे हलंत और र के मेल से बना हुआ है। क्लियर? उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग इस चीज़ को। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग एक और भी चीज़ इसके बाद में। ये तो हमारा संयुक्त का हो गया, व्यंजन का ही क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजनों का भी क्लासिफिकेशन होता है, एग्जाम में आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है बच्चों? य, र, ल और व, ठीक है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन इसमें करना क्या, इसका भी क्लासिफिकेशन होता है। कैसे क्लासिफिकेशन होता है देखिए, इसको तीन नामों से जाना जाता है। इनको भी स्वर कहा जाता है, अर्ध स्वर, लुंठित स्वर, पार्श्विक स्वर। अर्ध स्वर, लुंठित स्वर और पार्श्विक स्वर। इनको अंतस्थ को मैंने बताया या, र, ल, व को चार वर्ड जो हैं आपके, इनको जो इनका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इनका वर्गीकरण तीन आधारों पे, इसको एक अर्ध स्वर, लुंठित स्वर और पार्श्विक स्वर के नाम से जाना जाता है। अर्ध स्वर, लुंठित स्वर और पार्श्विक स्वर। इसी को ही, लुंठित को ही प्रकंपित स्वर भी कहते हैं। प्रकंपित वर्ण भी अगर मान लो स्वर की जगह वर्ण लेकर के दे रहा है तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मैंने बताया था, ये वर्ड य, र, ल, व से होता है। तो अर्ध स्वर जो होगा बच्चों पहला और आखिरी के मिलकर के बनेगा, यानी य और व से मिलकर के बनेगा अर्ध स्वर। अर्ध स्वर हमारा य व होगा, लुंठित स्वर सीधे र हो जाएगा, और पार्श्विक स्वर के अंतर्गत आपका जो बचा हुआ है ल, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि अर्ध स्वर जो आपका हो गया य और व हो गया, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में अगर आप देखेंगे य, र, ल, व, तो उसमें आप देखेंगे य, र, ल, व नहीं है, वहाँ पर य, व, र, ल है। संस्कृत में अगर वर्णमाला में आप जाएंगे, संस्कृत वर्डों को आप देखेंगे वर्णमाला को, तो वहाँ पर जो वर्ड है वहाँ पर य, र, ल, व न होकर के य, व, र, ल है। तो ठीक है, तो य और व यानी कि पहला और आखिरी वर्ड आप हिंदी वर्णमाला से समझिए, और उसके बाद र और ल, ये इस तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। तो आपका अर्ध मतलब अंतस्थ व्यंजन का क्लासिफिकेशन हो गया। उसमें का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है तो उसको हमने छोड़ दिया। आपका अंतस्थ का हो गया, संयुक्त वर्ड का हो गया और अंतस्थ का हो गया। अब हम लोगों को एक चीज़ और भी इसमें देखनी है। उम्मीद है अब वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, और अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अल्पप्राण महाप्राण वगैरह वर्ड के जो है वो छोटा सा वीडियो होगा, वो संक्षिप्त होगा, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को, अगर आप लोगों की कोई दिक्कत ना हो तो उसको हम लोग देख लें यहाँ पे।
हाँ बच्चों, आगे हम लोग देख रहे थे एक टॉपिक और भी इसमें छोटा है, उसके बाद में ये कंप्लीट लगभग हो जाएगा। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी किया जाता है। स्वरों में ये चीज़ एक छूट रही थी, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है उसमें पूछता है कि अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं, या समृत वर्ण कौन से हैं, अर्ध समृत वर्ण कौन से हैं, विवृत वर्ण कौन से हैं, अविवृत वर्ण कौन से हैं, या अर्ध विवृत वर्ण कौन से हैं। तो ये आपको जानना होगा। तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के आधार पर आपको अभी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एक तो हम बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, अग्रस्वर का, ठीक है। एक ऐसे कॉलम बनाएंगे अग्रस्वर, फिर उसके बाद मध्य स्वर और उसके बाद पश्च स्वर, ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद में समृत वर्ण हो जाएगा, फिर अर्ध, इसको अर्ध अर्ध भी कह सकते हैं, अर्ध संवृत वर्ण, ठीक है। फिर इसके बाद में अर्ध विवृत, अर्ध विवृत और विवृत। ये चार आपको पूछता है एग्जाम में बेटा, चार पूछता है, चारों के नाम याद होने चाहिए। क्या क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया विवृत बताया और संवृत बताया, ठीक है। ये सब दो ही आपको याद रखने हैं, ज़्यादा याद नहीं रखना है, समृत वर्ण और विवृत वर्ण, ठीक है। तो समृत वर्ण जो है, समवृत, समवृत, ठीक है, वहाँ में नीचे री की मात्रा है, समृत, ये वर्ड होते हैं। अब इन्हीं में ही स्वरों को रख लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। कैसे, देखिए स्वरों में क्या है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें जो आपका क्लासिफिकेशन है वो बड़ी ई, फिर इसके बाद में छोटी ई आप कर लेंगे, फिर इसके बाद में ए कर लेंगे और ए कर लेंगे। ऐसे क्लासिफिकेशन, इसका एक वर्ग बना लीजिए, ऐसे एक कॉलम में आप बना लीजिएगा। ये चारों के जो बॉक्स हैं, एक से बॉक्स टाइप का ऐसे बना लीजिए, ये थोड़ा आपको समझने में बहुत आसानी देगा, ठीक है। मैंने आपको बना दिया यहाँ पे बॉक्स, देखिए आपको हो गया। अब एक वाले बॉक्स में आपने ऊपर वाले बॉक्स में बना लिया क्या, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। इसके बाद में एक इधर का कॉलम जो बना लिया, इसमें कर लिया समृत, अर्ध समृत, फिर इसके बाद अर्ध विवृत, विवृत, ठीक है। तो करना क्या है, याद आपको रखना क्या है, ये समृत याद रखना कि ऊपर वाली लाइन में समृत रहेगा और नीचे वाले में विवृत रहेगा। तो जब आपको समृत याद हो गया तो उसके नीचे क्या होगा, अर्ध समृत होगा, और विवृत जो लास्ट में होगा उसके ऊपर विवृत वर्ण हो जाएगा, अर्ध विवृत वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से सारी चीज़ें हमको यहाँ पे सेट करनी है। सेट क्या करनी है, देखिए बड़ी, इसमें क्या है, पहले वाले कॉलम में जो अग्र स्वर हमारे बच्चों हैं, अग्र वाले स्वर में, इस वाले कॉलम में क्या क्या यूज होता है, ये सब क्यों याद रखिएगा। चार वर्ड यूज होते हैं इसमें, चार कॉलम आप ऊपर से नीचे देखेंगे, चार कॉलम आएगा। तो छोटी बड़ी, छोटी बड़ी और ए इसमें यूज होते हैं, ठीक है। ये चार वर्ड हमारे यूज होते हैं, इन चार वर्डों को हमको ध्यान में रखना है। तो चार वर्ड सेट कैसे होंगे, पहले में हमारा बड़ा होगा और लास्ट में बड़ा होगा, बाकी दोनों के जो छोटे होंगे बीच में सेट हो जाएंगे। तो बड़ी ही होगा तो बड़ी क्या होता है, छोटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समृत है तो अर्ध समृत में क्या, उसका छोटा हो जाएगा। विवृत में कंप्लीट होगा, उससे आधा हो जाएगा। क्लियर, ये चीज हो जाएगी। और मध्य वाले में तो बड़ा आसान है, मध्य वाले में केवल छोटा आता है, वो भी किस में आएगा, अर्ध विवृत में आएगा, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद बचता क्या है बेटा, देखो हमको स्वर ही करना है, और स्वरों में कितने अंक हैं, 11 स्वर हैं हमारे, जिनमें से 4 हमारे ये हो गए, इसको लेकर के 5 हो गए, ठीक है। यानी मध्य स्वरों में केवल छोटा आएगा। और एग्जाम में से क्वेश्चन पूछेगा कि अग्रस्वर निम्न में से कौन से अग्रस्वर है, तो अग्रस्वर में से 4 होते हैं बेटा, चारों में से एग्जाम में जो देगा वही होगा आपको। कभी कभी दे देगा 4 अग्रस्वर दे देगा, मतलब 3 अग्रस्वर दे देगा, 1 अग्रस्वर नहीं होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए 4 अग्रस्वर कौन कौन से हैं। क्लियर, तो ये आपको मालूम हो गया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे पश्चिम स्वर में जो आपका होगा वहाँ पे बेटा बड़ाऊ हो जाएगा पहले, ठीक है। बड़ाऊ के बाद में क्या, छोटाऊ हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अब बचा क्या, ओ औ बचा। तो ओ औ में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो होता है वो आपका सेम वही स्थिति, जो कंडीशन यहाँ पर है आपकी, मतलब यहाँ पर जो कंडीशन है बड़ा वाले का ना, तो यहाँ पर औ होगा और यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसके अलावा क्या, यहाँ पर जो होगा इस वाले कॉलम में, यहाँ पे पश्चिम में, यहाँ पर बड़ा आ भी हो जाएगा यहाँ पर। और एक स्वर और आपने सुना है आगत स्वर, आगत स्वर जिसपे चांद लगा रहता है, तो चांद वाला आगत स्वर इस पे आ जाएगा। क्लियर, इस पे आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। छोटी बड़ी,
आपका इसमें अर्ध स्वर में आ जाएगा, मध्य स्वर में आपका छोटा आएगा जो कि आपको अर्ध विपरीत वाली लाइन में रहेगा। क्लियर? फिर उसके बाद पश्च स्वर में अगर देखेंगे तो बड़ा ऊ, फिर छोटा ऊ, फिर उसके बाद में औ, ओ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे विपरीत बता रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद अर्ध विपरीत, ठीक है। इसके अलावा बड़ा आ वो भी किस में होगा, विपरीत वाले हिस्से में होगा, और अर्ध विपरीत वाले में आगत स्वर अ हो जाएगा, ठीक है। इस आधार पर ये कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में अगर पूछता है समृद्ध वर्ड कौन से हैं, तो बेटा क्या बताएंगे आप, तो दो ही वर्ड समृद्ध वर्ड हैं, समृद्ध वर्ड दो ही हैं, छोटी बड़ी और बड़ाऊ। बड़ी बड़ाऊ क्या है, समृद्ध। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे जब ये सब सारी चीज़ें 3J कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपसे टेस्ट लूंगा, आप लोगों का टेस्ट पेपर आप लोगों का होगा और टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपको बताना होगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन से, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको कि समृद्ध वर्ड बताइए, तो समृद्ध वर्ड आपको याद होने चाहिए कि बड़ी बड़ाऊ हो जाता है। फिर उसके बाद असमृद्ध वर्ड में आ जाएगा तो उसी का छोटा होगा, यानी छोटी ही हो जाएगा, और फिर उसके बाद में छोटा ऊ हो जाएगा, ठीक है। विपरीत में जब आएंगे तो सब बड़ा होता है, तो सब बड़ा में क्या हो जाएगा, इसमें जो है वो वाले वर्ड होंगे जो संयुक्त स्वर जो होते हैं, यानी कि ऐ हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर औ हो जाएगा। क्लियर? और देन इसके बाद में अगर हम अर्ध विपरीत की बात करेंगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, ए, फिर उसके बाद में मध्य वाले में आप जाएंगे तो छोटा आ हो जाएगा, फिर लास्ट वाले में जाएंगे आपका तो ओ होगा, और साथ में आपका आगत स्वर हो जाएगा। क्लियर? तो ये उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। पश्च स्वरों के बारे में अगर पूछेगा कि क्या क्या है तो वो आप बता लेंगे, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, आ, और फिर उसके बाद में आ, औ, ये वर्ड आपके इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका इसके अंतर्गत। इसमें अब थोड़ा सा बचा हुआ है आप लोगों को, कल मैं आपको 10 मिनट का वीडियो और दे दूंगा जिसमें आप लोगों को, ये शायद उम्मीद है बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है आप लोगों को, तो समझने में दिक्कत बहुत सारे बच्चों को असुविधा भी हो सकती है, इस नाते इसको छोटा सा पार्ट कर लेंगे, जिसमें अल्पप्राण महाप्राण के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे और बाकी शेष चीज़ों को रिवीजन के तौर पर उसको ले लेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।